आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम एक ख़ास मुलाकात में। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल अहद सिद्दीकी और आज के जो हमारे ख़ास मेहमान हैं वह भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के प्रभारी थे और 11 करोड़ 27 लाख सदस्यों को बनाकर उन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं लखनऊ के मेयर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विशेष। धन्यवाद आपका। डॉक्टर साहब, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि आप बीजेपी की युवा राजनीति से भी जुड़े रहे और युवा कार्यकारिणी के 2 बार अध्यक्ष रहे आप, उसके बाद शिक्षण के क्षेत्र में आना हुआ, तो शिक्षण से राजनीति के क्षेत्र में कैसा रहा अब तक का आपका ये सफर? देखिए, मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ। प्रारंभ से विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा रहा, सामाजिक गतिविधियों में भाग लेते हुए। घर का जो पारिवारिक माहौल था, पिताजी आरएसएस के मेंबर थे और जनसंघ के सक्रिय कार्यकर्ता रहे। पंडित दीनदयाल जी के सानिध्य में उनको काम करने का अवसर मिला। अटल जी के साथ में उन्होंने काम किया और घर की जो परंपराएं होती हैं वो स्वाभाविक रूप में मन मस्तिष्क पे आती हैं। और विद्यार्थी परिषद से जुड़ा होने के कारण काफ़ी युवाओं के बीच में काम करने का अवसर मिला। बाद में युवा मोर्चे का मैं उपाध्यक्ष बना प्रदेश का, और फिर 3 बार बीजेपी युवा विंग का मैं प्रदेश का अध्यक्ष रहा और 2 बार प्रभारी बना। ये लंबी यात्रा मेरी युवाओं के बीच काम करने की बीजेपी में थी और उसी दौरान मुझे पर्यटन का चेयरमैन बनाया गया और उसमें मुझे काम करने का अवसर मिला, मंत्री का दर्जा प्राप्त हुआ और मैंने पर्यटन नीति तैयार करी। उसके बाद पर्यटन पे मेरी किताब भी आई और पर्यटन पे 2 लोगों ने पीएचडी भी मेरे अंडर में की। बाद में मुझे माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने युवा आयोग का मुझे सदस्य बनाया और मुझे वाइस चेयरमैन का भी काम करने का अवसर मिला और युवा नीति बनाने में एक 4 सदस्यों की टीम में एक मैं भी था, जिसको ऑस्ट्रिया ने पुरस्कार दिया। अच्छा। तो एक तरफ की एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी का यात्रा थी और उसी दौरान मुझे लखनऊ से महापौर का टिकट पहली बार मिला 2006 में और चुनाव में जीता और दूसरी बार फिर 2012 में मुझे लड़ने का अवसर मिला। ये मेरा सौभाग्य था कि मुझे मुझे पूरा लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड में मेरी रिकॉर्ड जीत दर्ज हुई और लखनऊ के 110 वार्ड हैं। अधिकांश वार्डों में वो वार्ड भी जहाँ पर मुस्लिम बाहुल अल्पसंख्यक बंधु हमारे रहते हैं, उन क्षेत्रों में भी काफ़ी अच्छी सफलता प्राप्त हुई। और बाद में अभी मैं सेकंड टर्म मेरा चल रहा है और मुझे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का और गुजरात के प्रभारी के साथ साथ सदस्यता अभियान का प्रभारी बनाया गया माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा। जी, पिछले 2 बार से आप लखनऊ के मेयर हैं और रिकॉर्ड मतों से जैसे ही आपने जीत दर्ज की और लिम्का बुक में आपका रिकॉर्ड भी दर्ज है, तो पिछले इन जो 2 टर्म्स में आप यहाँ लखनऊ के मेयर रहे हैं, तो लखनऊ के विकास के लिए क्या क्या काम किया आपने? देखिए, लखनऊ अपने आप में एक सांस्कृतिक विरासत को लिए हुआ शहर है। जानवरों की साथ इसमें हमने कान्हा उपवन प्रोजेक्ट बनाया और कान्हा उपवन में गाय के लिए श्री कृष्ण गौशाला, सांड के लिए नंदीशाला, कुत्तों के लिए भैरव चरण श्वानालय, बानर के लिए हनुमान वाटिका, इनके इलाज के लिए सिद्धार्थ सरोवर, डिग्री कॉलेज इस्माइलगंज डिग्री कॉलेज, कारगिल शहीद स्मृति वाटिका, तमाम प्रोजेक्ट, तमाम बागों का, तमाम सड़कों का, तमाम प्रकार के लाइट्स का, जो अविस्थापना संबंधी सुविधाएं थी, सीवरेज का, एक थर्ड जलकल को लगाने का भी अवसर मिला। अपग्रेडेशन का जो प्रथम जलकल था इसबाग वाला, बालागंज वाला, इनको अपग्रेड करने का काम भी किया। चौथा उसको हमने पास भी किया, वो प्रारंभ होने को है जलकल विभाग। तो तमाम बहुआयामी क्षेत्रों में कुत्तों के बंध्याकरण का एक नायाब तरीका शुरू किया गया। कई लोगों को नगर निगम के जो मॉडर्न सिस्टम है कंट्रोल रूम, उससे जोड़ा गया कि शिकायत दर्ज हो, उसके बाद उसके पास शिकायत का वो पहुंचता है नोटिंग और उस व्यक्ति को उसको काम करना होता है। ये तमाम चीज़ें नई नगर निगम में करने की हमको आवश्यकता पड़ी और उसको किया। अतिक्रमण हो गया, पीने के पानी की कुछ समस्याएं या फिर गंदगी की समस्याएं, इन पे अभी भी लगता है कि बहुत कुछ काम किए जाने की ज़रूरत है। देखिए, लखनऊ बहुत बड़ा है और हमारे पास साधन संसाधन उसके मात्र बहुत कम है।
बगैर किसी चर्चा के हम लोग उससे काम चलाते हैं। हमको 13 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर चाहिए जलकल विभाग में, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुछ काम कर रहा है। हमें 20 के आसपास एई चाहिए, हमें 4 एई कुल काम कर रहे हैं। हमें 30 के आसपास 20 के आसपास हमें जेई चाहिए, तो भी आधे से भी कम काम कर रहे हैं। लेकिन हम उनके बीच में जितना है, हमको 13,500 14,000 कर्मचारी सफाई चाहिए, हमारे पास 3,500 कर्मचारी सफाई के हैं। लेकिन जितने साधन हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करने की पूरी कोशिश होती है, और उम्मीद होती है कि शासन सत्ता की तरफ से भी हमें तमाम बेहतर सुविधाएं मिलें। ये सौभाग्य है लखनऊ का कि प्रधानमंत्री जी ने स्मार्ट सिटी के रूप में लखनऊ को उपहार दिया है। हमारे क्षेत्र के सांसद ने भी काफ़ी इसमें कार्यों को कराने का संकल्प लिया है, और मुझको लगता है आने वाले समय में आउटर रिंग रोड बन के तैयार होगा। अभी हम लोगों ने एक हॉस्पिटल बीमा का वो तैयार कराने का अवसर मिला, और मुझको लगता है कि आने वाले समय में लखनऊ में मेट्रो जो चल रही है, केंद्र सरकार ने भी काफ़ी सहयोग दिया, राज्य सरकार का भी अंश लगा है। लखनऊ एक अलग प्रकार का डेवलप होगा। सर, आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार ने लखनऊ को दूसरे चरण में स्मार्ट सिटी के लिए चुना? क्या कारण था कि आप लोग पहले चरण में नहीं चुने? नहीं, ऐसा होता है कि अंक पाने होते कुछ शहर को, और बड़ी पारदर्शी व्यवस्था लगाई गई थी कि इसमें जो क्या क्या आपने काम किए हैं। तो मुझे गर्व है कि नगर निगम लखनऊ ने अपने जो उसके अंडर के जितने काम थे उसमें अव्वल स्थान प्राप्त किया। हम स्मार्ट सिटी में पहला नंबर प्राप्त किया हमने। ये लखनऊ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन और विभाग जो हमारे साथ में उसमें जुड़े, जो हमसे अंडर में नहीं है, चाहे वो पुरातत्व विभाग का हो, चाहे हेरिटेज जोन की बातें रही हों, चाहे एलडीए के तमाम संबंधित काम हो, उनमें थोड़ा सा पीडब्ल्यू के, टूरिज्म के, तो उनको सबको मिला के पॉइंट्स मिलते हैं। तो पहली बार कुछ अंक क्या कुछ पॉइंट से मामला था, लेकिन ये महसूस किया गया था कि लखनऊ अव्वल है, तभी इसकी पुनर्परीक्षा हुई और लखनऊ प्रथम आया। जी, आप बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, बड़ी जिम्मेदारी है, और आप इस बार 2017 के विधानसभा चुनाव में आप पे ऊपर उत्तर प्रदेश में कमल खिलाने की जिम्मेदारी भी है। किस तरीके से देखते हैं इस भूमिका को? देखिए, उत्तर प्रदेश की स्थितियां भिन्न हैं। मायावती जी के राज्यकाल को लोगों ने देखा है, चाहे उसमें पत्थरों का निर्माण हो, चाहे भ्रष्टाचार के आरोप रहे हों, चाहे घर परिवार का एक डिक्टेटरशिप शासन की व्यवस्था रही हो। लोग उससे निराश हुए और उन्होंने इस निराशा को दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी को चुना। समाजवादी पार्टी ने उनके सारे अवगुणों को जोड़ते हुए उसमें भ्रष्टाचार के साथ साथ अपराधीकरण को और जोड़ दिया, परिवारवाद को और जोड़ दिया। जैसी बात, इन दोनों से प्रदेश की जनता का मोह दूर हुआ है। कांग्रेस अब वो स्थिति में नहीं है, अपने अस्तांचल में जाने की तैयारी कर रही है। बेरोजगार है, काम असहाय है, क्योंकि उसको केंद्र में लोकसभा के चुनाव में उसे पर्याप्त मात्रा में सफलता नहीं मिली। तो कांग्रेस की स्थिति वो पहले वाली नहीं है। ट्रायंगुलर फाइट है सपा, बसपा और भाजपा के बीच में, और ये आप निश्चित मानिए कि सारी पार्टियां भाजपा से अपनी प्रतिद्वंदता की बात कर रही हैं। ये निश्चित एक 2/3 बहुमत से बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, और उसका कारण हुआ 2 वर्ष के प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 2 वर्ष के अनुपम उपलब्धियां, और इतने कम समय में इतने ज़्यादा काम कराने का उनका जो संकल्प सफल हुआ है, उसका सीधा लाभ हमको ग्रामीण क्षेत्रों में भी और शहरी क्षेत्रों में भी मिलने वाला है। अच्छा, उत्तर प्रदेश भाजपा में कई बड़े चेहरे हैं और कई बड़े नाम सामने आते हैं, इस वजह से गुटबाजी भी सामने आती है। किस तरीके से उस गुटबाजी से निपटेंगे आप? मैं समझता हूँ बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो गुट विहीन है। उसमें एक ही गुट है, वो है संगठन के कार्यकर्ताओं का गुट। सब मिलकर एक दूसरे का पूरक बन के काम करते हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत जिसको पदाधिकारी बना दिया जाता है, वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है और दूसरे लोग उसको सहयोग करते हैं। गुटबाजी की अफवाह या चर्चा मिथ्या है। यहाँ पे जितना कोऑपरेशन है दूसरे दलों में नहीं है। लखनऊ ने, जैसा कि आप भी जानते हैं, आपने जिक्र भी किया, अटल जी प्रधानमंत्री रहे, वर्तमान में राजनाथ सिंह जी गृह मंत्री हैं और आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। फिर भी लखनऊ का जो विकास होना चाहिए था, आपको नहीं लगता कि उतना विकास नहीं हुआ है? नहीं, मुझको लगता है उससे ज़्यादा विकास हुआ है, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है ये माननीय अटल जी की देन है। माननीय राजनाथ सिंह जी, माननीय टंडन जी जो भी हमारे सांसद रहे, और डॉक्टर एस सी राय साहब जो हमसे पूर्व महापौर थे,
और जैसे गिलहरी ईंट लाके राम सेतु बंद रामेश्वरम में डालती थी पुल बनाने के लिए, राम जी जब लंका पे चढ़ाई करने जा रहे थे तो एक छोटी छोटी, और लोग पत्थर डालते तो वो एक छोटी ईंट डालती थी। वैसे इस लखनऊ के विकास में छोटी छोटी ईंट हमने भी डाली है, हमारे पार्षदों ने भी डाली है। बिल्कुल। तो लखनऊ आज दुनिया के अच्छे खूबसूरत शहरों में उसकी गणना है, भारतवर्ष में उसकी बड़ी प्रतिष्ठा से नाम लिया जा रहा है। तो आप ये क्यों कैसे कह सकते हैं कि काम नहीं हुआ है? नहीं, राजनाथ जी ने जैसे ही जब लोकसभा चुनाव में जीते थे, आउटर रिंग रोड का आपने भी जिक्र किया, लेकिन कहीं धरातल पे अभी तक वो नजर नहीं आया। पैसा सेंशन हो गया है, पैसा सेंशन हो गया है। कितने विकलांगों को उन्होंने ट्राईसाइकिल्स बांटे हैं। उसी तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में तमाम लोगों को सहायता पहुंचाई गई। तमाम प्रकार के बीमा योजनाओं को कार्यान्वित कराया गया, यहाँ पे तमाम लोगों के खाते खुलवाए गए, उनको ऋण दिलाया गया। लखनऊ इस मामले में सरकारी केंद्र सरकार की योजनाओं को प्राप्त करने में अव्वल शहरों में से एक है। तो गणना करेंगे तो पूरा इंटरव्यू आपका खत्म हो जाएगा। चलिए सर, बीजेपी ने केंद्र में 2 साल पूरे किए हैं, अभी आप उसका जश्न भी मना रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपने इतना काम कर लिया है कि इतने बड़े पैमाने पर उसका जश्न मनाया जाए? जश्न नहीं है, ये रिपोर्ट कार्ड का प्रस्तुतिकरण है। लोग जैसे काम करते हैं, अब विद्यार्थी होता है, परीक्षा देता है, परीक्षा देने के बाद में उसके टीचर उसकी कॉपी चेक करते हैं और कॉपी चेक करने के बाद में उसका रिजल्ट निकालते हैं। हम लोगों का टीचर जो है हमारी जनता है, उस जनता के सामने हम लोग अपनी परीक्षा दे रहे हैं कि देखो साल में जो आपने मुझे चुनकर भेजा है उसमें हमने ये काम किए हैं। तो जनता उसमें जब परीक्षा का रिजल्ट आएगा ना तो चुनाव में देगी, और वो उसने भी चुनाव में दिया है। उपचुनाव जो हुए, अभी विधानसभा के चुनाव हुए, हमने पूर्वोत्तर राज्य में भी झंडा गाड़ा है। ये बात अलग है कि कुछ लोग बोलते हैं कि बंगाल में दीदी की जय हुई, बोलते हैं कि तमिलनाडु में अम्मा की जीत हुई, लेकिन असम में भारत माता की जीत हुई। वहाँ पे भारतीयता, राष्ट्रवादिता, एकजुटता का बड़ा अनुपम रूप दिखाई पड़ा और बीजेपी ने परचम लहराया है पूर्वोत्तर के राज्य में। जबकि 5 राज्यों का चुनाव था और आप लोग दावा भी कर रहे थे, उम्मीद भी कर रहे थे कि हर जगह कमल खिलेगा, लेकिन केवल एक राज्य था जहाँ पे कमल खिला। आप समझो, जहाँ पर हमारा 0.something% था वहाँ 3% हुआ तमिलनाडु में। जहाँ पे हम जो था हमको 1-2% मिलता था, वहाँ हमने केरला में 15% पाया है, नंबर 3 की पार्टी बन गए। अगले बार नंबर 1 की पार्टी बनेंगे। बंगाल में हमारे और कांग्रेस के वोट बराबर आए हैं। क्या हमारी उपलब्धि नहीं है? नहीं, बिल्कुल हम कांग्रेस बराबर पाए हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस को सीटें ज़्यादा मिल गई। असम के बाद आप लोग का कहना है कि अब अगला टारगेट उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों पे भाजपा चुनाव लड़ेगी? देखिए, भाजपा का पूरे देश में एक ही मुद्दा है, बल्कि कहें 2 मुद्दे हैं। एक तो है विकास, डेवलपमेंट, और दूसरा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस, एक भी समझौता नहीं। इन 2 मुद्दों पर चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं। अभी जब बताया कि 2 वर्ष हो गए और अपना रिपोर्ट कार्ड आप प्रस्तुत कर रहे हैं जनता के सामने, लेकिन जिन मुद्दों पे भाजपा ने चुनाव लड़ा था, महंगाई, भ्रष्टाचार, काला धन, पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, उन मुद्दों से लगता बीजेपी हट गई है, क्योंकि वो तो जस के तस बने हुए हैं। ये वो लोग कहते हैं जिनको जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी है वो इसी पे, अभी सर्वे कुछ चैनल्स के आए थे, उस पर दिखाया कि इसी पे उन्होंने वोट दिया है। सरकार बनते ही 3 दिन में SIT के गठन हो गया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आने के 3 साल तक का केंद्र की मनमोहन सिंह जी की सरकार ने SIT का गठन नहीं किया काले धन पे। आने के बाद में विदेशों से समझौते इस प्रकार किए गए कि हम अपने काले धन की जो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे से शेयर करें। ऐसे आस पड़ोस के देशों से समझौता किया। अभी भी स्विट्जरलैंड से होकर प्रधानमंत्री आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित कराया, एक्ट बनाया कि काले धन को रखने वालों को सजा होगी, जेल होगी। पहली बार भय पैदा हुआ काले धन को रखने वाले लोगों में, भगदड़ है उसमें। इसलिए काले धन को रखने वाले लोग इस काले कारनामे को लेकर मोदी सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। चलिए, बहुत शालीनता से हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर से सवालों का सिलसिला जारी रहेगा। डॉक्टर
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी विशेष पेशकश एक खास मुलाकात में। बातचीत कर रहे थे हम लखनऊ के मेयर एवं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर दिनेश शर्मा जी के साथ। डॉक्टर साहब, राम मंदिर का मुद्दा अभी भी बीजेपी का मुद्दा है या विकास के मुद्दे ने उसकी जगह ले ली है? देखिए, जो लोग मुद्दा की बात कहते हैं, राम मंदिर हमारी आस्था है, मुद्दा नहीं है। ये हमारी अंतर प्रेरणा है और राम मंदिर के बारे में वो बने, हमने ऐसी आस्था अपनी हमेशा व्यक्त करी है और करेंगे। लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दा जो लोग कहते हैं, उनसे स्पष्ट बीजेपी ने कहा है कि राम मंदिर हमारी आस्था का प्रश्न है और हम चाहते हैं राम मंदिर बने। हम चाहते हैं कि आपसी सहमत के आधार पर बने या कोर्ट के निर्णय के आधार पर बने। ये बीजेपी का स्पष्ट अभिमत पिछले भी चुनाव में था, आपकी भी चुनाव में रहेगा कि हमारा सबकी सहमत हो और कोर्ट का निर्णय हो और सब मिलकर इस देश को बनाए। मोदी जी ने इसीलिए नारा दिया है, सबका साथ सबका विकास। मायावती जी लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप लगा रही हैं और दावा कर रही हैं कि अगली सरकार 2017 में बसपा की बनेगी। हाँ, वो इसलिए कर रही हैं कि आसाम में एक मुस्लिम के अल्पसंख्यकों के एक बहुत बड़े भाग ने बीजेपी के समर्थन में मत दिए हैं। बंगाल में एक मुस्लिम के बहुत बड़े भाग ने बीजेपी को वोट दिया और कई हमारे एमएलए आसाम में जीत कर आए हैं। तो ये घबराहट होना मायावती जी में नहीं, ये समाजवादी पार्टी में भी घबराहट होना स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक ये लोग मुस्लिम को भड़का के राजनीति करना चाहते थे। पहली बार मोदी सरकार ने उनकी आर्थिक व्यवस्था को अटल जी की तरीके से चिंतन करना शुरू किया है। आज़ादी के 68 साल के बाद आज अल्पसंख्यक का बच्चा दरदोजी का काम करते हुए या साइकिल का पंचर बनाते हुए आसानी से दिख जाता है। गरीबी पर चिंता किसी ने नहीं की, उनकी भावना पर, उनको मस्जिद को लेकर, उनके धर्म को लेकर इस्लाम खतरे पे है कह के और आपस में हिंदू और मुसलमान को लड़ा के चुनाव में लाभ पाते रहे। चुनाव करीब होता तो 2 महीने पहले लड़कियों की शादी के लिए एक मुस्लिम को हमने 60,000 दे दिया, 50,000, एक बटना बांट के प्रभावित करने का काम करते रहे। पहली बार प्रधानमंत्री ने उस्ताद योजना, उन्होंने कहा कि मुस्लिम बच्चों में बहुत अच्छी तकनीक होती, कारीगरी की, उनको उस्ताद योजना के अंदर ऋण भी मिलेगा और प्रशिक्षण भी मिलेगा, यानी उनको रोजगार से जोड़ा। उन्होंने मदरसों का मॉडर्नाइजेशन किया, एक बड़ी रकम मदरसों के सिस्टम को डेवलप करने के लिए कि आप अपना धार्मिक प्रवचन भी करो, धार्मिक आस्था पवित्र कुरान पाक को भी आप पढ़ो, लेकिन साथ साथ आप मॉडर्न सिस्टम को भी सीखो, जिससे आपको समाज के साथ में आगे बढ़ने में रास्ता मिले। पहली बार इस्लामी बैंक के लिए स्वीकृति दी है। बीजेपी के कट्टर विरोधी जिनको कहते हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनको भी कहना पड़ा मोदी ने महान काम किया है कि कम से कम बगैर ब्याज के मुसलमान बंधुओं को अगर लोन मिलेगा तो हमारा देश की तरक्की होगी ना। हम तुष्टीकरण नहीं कर रहे हैं कि हमको वोट दो इसलिए हम तुम्हारा जयगान कर रहे हैं। हम जयगान किसी का नहीं, सबका साथ सबका विकास। लेकिन सबके विकास में ये भी हम किस प्रकार से आपको डेवलप कर सकते हैं, ये योजना जो बनाई है ना, तो अब देख रहे हैं कि पूरे भारतवर्ष में जो एक लोगों ने कहा था कि मोदी जी आ जाएंगे तो एक हवा खड़ा हो जाएगा और इस देश में रहना मुश्किल हो जाएगा। अब जाना है हमारा जो अल्पसंख्यक वर्ग था कि इस देश में सबसे ज्यादा अच्छा और रहने वाला समय यही है जिस मोदी जी सरकार में है। तो लोग बोलते हैं ना अच्छे दिन आ गए, तो कई बंधुओं का मैं रिकॉर्ड में सुन रहा था, तो उन्होंने एक ने सर्वे कराया, तो हमारी एक मुस्लिम बहन पर्दा नशीन होकर बोल रही थी कि अच्छे दिन वास्तव में आ गए हम लोग के, कि हमारा बच्चा जो है नौकरी पा रहा है, हमारा बच्चा अब कंप्यूटर का मास्टर बन गया है। मायावती जी एक और आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी दलितों को लुभाने की कोशिश कर रही है, जबकि बीजेपी की मानसिकता हमेशा दलित विरोधी रही है। नहीं, इसमें थोड़ा सा संशोधन है मेरा। आदरणीय मायावती जी का वक्तव्य क्या है उस पर मैं टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन वो इतना जानते हैं कि अभी तक दलितों को लोगों ने भड़काया था। अब दलित को वास्तविक शुभचिंतक और नकली शुभचिंतक, यानी जो राम जी के दरबार में हनुमान जी पहुंचे ना, कालनेमी नामक एक व्यक्ति, एक उसने हनुमान जी का भेष धारण कर लिया था, राम का भेष धारण कर लिया था। तो उसी प्रकार से लोग जो दलित उत्थान के नाम पर जो छदम वेश धारण किए हुए तो वोट ले रहे थे, उनकी पोल खुली है। अम्बेडकर जी के पंच तीर्थ बनाए, 5वें स्थान पे मृत्यु के स्थान पर, जन्म के स्थान पर, शिक्षा के स्थान पर, जहाँ पर रहकर बैरिस्ट्री पढ़ा उस स्थान को इंग्लैंड के, जहाँ पर उन्होंने अपने शरीर को छोड़ा,
सब चीज को लेकर पंचतीर्थ बनाया। पहली बार किसी सरकार ने, आज तक किसी ने क्यों नहीं बनाया था? अम्बेडकर जी जहां रहते तो टूटा फूटा पड़ा था, किसने चिंता क्यों नहीं करी? आपने तो कांग्रेस सरकार को 2-2 बार समर्थन दिया केंद्र में, क्यों नहीं आपने करवाया? आप मुद्दा करती कि पहले अम्बेडकर जी का पंचतीर्थ बनाओगे तो हम कांग्रेस को, सोनिया जी को समर्थन करेंगे। नहीं किया आपने। पहली बार अम्बेडकर जी के नाम पर सिक्के चले इस भारतवर्ष में। अभी तक भारतवर्ष में क्यों नहीं सिक्के चले थे? अम्बेडकर जी को भारत रत्न अटल जी की गवर्नमेंट ने दिया, इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने क्यों नहीं दिया था? आज जो है मोदी जी ने किया है कि हर बैंक को दलित, कम से कम एक दलित को लोन देना पड़ेगा, मुद्रा लोन। पहली सरकारों ने क्यों नहीं किया? तो अगर सरकार कर रही है, जो करेगा उसके साथ में लोग होंगे। इससे घबराहट क्यों मिलता है? आप ज्यादा काम करके दिखाते, आपने तो 1-2 स्मारक बना के तैयार कर दिए, दूसरे से नौकरी उपेक्षा रखी, आपसे कोई मिल नहीं सकता था। तो आज अगर क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, लोकसभा में सारा दलित बंधु बीजेपी की तरफ आ गया, तो लोगों की चिंता है। हम दलित, सवर्ण, पिछड़ा, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, इन पे बात नहीं करते। हम जो राष्ट्र की नीति पर चलना चाहता है, जो राष्ट्रवाद और देश को मजबूत करना चाहता है, हम उसके साथ हैं। इसलिए हमने नारा दिया ना कि सशक्त भाजपा, सशक्त भारत। समाजवादी पार्टी पर बीजेपी हमेशा आरोप लगाती है, कानून व्यवस्था का आरोप लगाती रही है। और कल अमित शाह जी ने स्वयं कहा है कि अखिलेश सरकार से यदि कानून व्यवस्था नहीं संभल रही है तो हमें बता दें, हम 1 दिन में सुधार देंगे। निश्चित बात है, उनको जाके गुजरात देखना चाहिए। अपराध होते हैं, ऐसा नहीं, वहां भी नहीं होते, ऐसा नहीं कहते हैं। 3-4 दिन के अंदर अपराधी जेल में होता है या ऊपर होता है। लेकिन उत्तर प्रदेश में 27 लोग मर जाएं, 2 जांबाज हमारे पुलिस जाए, कितने अधिकारी मारे गए, चाहे जियाउल हक रहा हो, चाहे द्विवेदी जी रहे हो, चाहे संतोष यादव रहे हो, चाहे कितने लोग रहे हो, खुलेआम मार दिया जाता है। 1000 पुलिस वालों पर हमले हुए 2 साल में। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। थानों में घुसो, पुलिस के मुंह पे काली खोद दो, वर्दी को फाड़ दो, पुलिस वालों के साथ में मारपीट कर लो, किसी को बोनट पे बैठा के घुमाओ और उसको जैसे कि उसका प्रदर्शन किया जा रहा हो। थानों को कार्यालय बनाने का काम किसने किया? अगर ये चीजें असत्य हैं तो सरकार ठीक है, अगर सत्य है तो सरकार को चिंतन करना चाहिए क्यों हुआ उनके सरकार में। लेकिन समाजवादी पार्टी का लगातार आप पे आरोप लगाती है कि हरियाणा में जाट हिंसा हुई या मध्य प्रदेश में व्यापम में कई हाई प्रोफाइल मर्डर हुए हैं, वहाँ सब पे भी तो बीजेपी की सरकार थी। मैंने कहा ना कि जो आंदोलन हुए उनको टिकल करना हमने जाना। यहाँ से जो मथुरा का कांड हुआ, यहाँ तो केवल 1000 आदमी, 1500 आदमी पड़ा था, 1000 आदमी। हरियाणा में 1 लाख आदमी, रामपाल एक बाबा हैं, उन्होंने वहां पे कब्जा करके रखा था और सरकार ने उनका राशन पानी बंद कर दिया, उनके पानी का कनेक्शन काट दिया, बिजली कनेक्शन काट दिया, राशन 3-4 दिन में उन्होंने आके सरेंडर कर दिया, उनको गिरफ्तार कर लिया। नीति सीखिए पहले हरियाणा से, आप तुलना क्या करते हो? हरियाणा में ये हमने कहा कि कहीं हिंसा नहीं होती, कहीं अपराध नहीं, तो पूरे भारतवर्ष में हिंसा होती है, अपराध होते हैं। टैकल कैसे किया, ये बड़ा प्रश्न होता है। हरियाणा ने टैकल किया, आपने टैकल नहीं किया, मतलब 27 लोगों को मरवा दिया, इसलिए आपकी आलोचना हो रही। बीजेपी सुशासन एवं विकास की बात करती है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य जी पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इससे पार्टी की छवि कहीं ना कहीं धूमिल हुई है? केशव जी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, समाज के हितों के लिए उन्होंने कुछ प्रदर्शन जो किए होते हैं, जो राजनीतिक मुकदमे कोई लगा देता है, वो राजनीतिक मुकदमे उन्होंने लगाए, वो राजनीतिक मुकदमे समाप्त हुए। तो केशव जी ऐसा व्यक्तित्व का व्यक्ति को कोई कहे कि आपराधिक प्रवृत्ति के, तो मैं समझता हूं कि वो नितांत गलती कर रहा है। अभी राज्यसभा का जो चुनाव होना है या विधान परिषद के जो उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, उसमें भाजपा ने एक अतिरिक्त कैंडिडेट उतारा है। आपको लगता नहीं कि इससे खरीद फरोख्त या हॉर्स ट्रेडिंग को बढ़ावा मिलता है? भाजपा इस पर विश्वास नहीं करती और जो प्रत्याशी खड़ा भाजपा ने नहीं खड़ा किया है। हमारे कुछ सदस्य बचे हुए थे, तो जाहिर सी बात है हम कांग्रेस को समर्थन दे नहीं सकते, सपा को समर्थन दे नहीं सकते, बीएसपी को समर्थन दे नहीं सकते। किसको देंगे? हमारे पास जो 7-8 वोट बचे किसको देंगे? जो हमारे दरबार में, जो हमारे संगठन के नेताओं के उसमें आया और उसने कहा मैं आपकी पॉलिसीज को, आपकी नीतियों को मानता हूं, वो जीतेंगे कि हारेंगे ये प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि हम ऐसे लोगों को नहीं जिता सकते, दे सकते, जो कि भारत के जो राष्ट्रवादी सोच है हम लोग की, उसके विपरीत आचरण करते हैं। ये दल तीनों अलग अलग नहीं है, इनके सिंबल अलग है।
कांग्रेस है, सपा है, आरजेडी है, जेडीयू है, यहाँ का लोकदल है, इनसे आप पूछो इनकी नीति क्या है तो सब मिल जाएंगे एक साथ, और केवल एक ही नीति है, बीजेपी ना है। बीजेपी सबका साथ सबका विकास की बात करती है, लेकिन बीजेपी के कुछ नेता हैं जो हमेशा विवादित बयान देते रहते हैं। अभी कल साध्वी प्राची ने रुड़की में बयान दिया है कि कांग्रेस मुक्त भारत हो चुका है और अब मुसलमान मुक्त भारत की ज़रूरत है। तो इस तरीके के बयान से आपको लगता नहीं कि? बिल्कुल नहीं, बीजेपी सबका साथ सबका विकास पर विश्वास करती है, और जहाँ तक साध्वी प्राची जी का प्रश्न है, वो बीजेपी के सदस्य भी नहीं है। लेकिन आपके संगठन हमारे संगठन में नहीं है, हमारे जब बीजेपी के संगठन में नहीं है तो उन पर टिप्पणी करना, मेरे ने उन टिप्पणी जो जिस संगठन में उनसे टिप्पणी कराई है। लेकिन बीजेपी इस प्रकार का विश्वास नहीं करती। बीजेपी का ये मानना है कि भारत की तरक्की होनी है तो उसमें मुसलमानों का विकास, मुसलमानों की सुदृढ़ता, उनकी आर्थिक शैक्षिक नीतियों में सुदृढ़ता आना जरूरी है। 2017 का विधानसभा चुनाव बहुत नज़दीक है और पार्टी के स्तर पर बीजेपी में सीएम के नाम पर कई चेहरों पर विचार चल रहा है, आपका चेहरा भी उसमें शामिल है। तो अगर पार्टी आपको जिम्मेदारी देती है तो आप इस भूमिका को किस रूप में देखते हैं? देखिए, मेरा चेहरा बीजेपी के कार्यकर्ता का है, और कार्यकर्ता में भी साधारण कार्यकर्ता का है, और मैंने हमेशा अपनी पूरी जिंदगी काम किया पार्टी का, और उसमें एक ही चीज़ रखा, जहाँ पर कम वहाँ पर हम, जहाँ कमी होगी उस कमी को पूरा करने के लिए हम काम करेंगे, जहाँ कोई जिम्मेदारी होगी उस जिम्मेदारी को करेंगे। लेकिन जहाँ तक आप इतने बड़े पद की बात कर रहे हो, मैं इतना मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में मुझसे कहीं बेहतर और बहुत अच्छे लोग, बहुत सक्षम लोग पड़े हुए हैं। मैं किसी ना तो होड़ में हूं और ना ही किसी ने मुझसे चर्चा की है, ना मैंने किसी से चर्चा करी। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं, पार्टी जो भी काम सौंप देती है उसके पीछे पड़ जाता हूं। और मुझको एक बात मैं कह सकता हूं कि ये बात आपकी सही है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा। लेकिन आज मैं दावे के साथ कर देता हूं कि जो भी मुख्यमंत्री होगा बीजेपी का अच्छा कार्यकर्ता, श्रेष्ठ कार्यकर्ता होगा। चलिए, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ बात कर रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लखनऊ के मेयर डॉक्टर दिनेश शर्मा जी। बहुत ही शालीनता से, बहुत ही अच्छे से उन्होंने हमारे सवालों का जवाब दिया। अगले कार्यक्रम में, अगले एपिसोड में फिर किसी खास शख्सियत के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।